जब आप कथा में जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपको 10-15 बात अच्छी लगी है। मनवा तो चाहूं दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। कोई मुझे मेरा बचपन लौटा दो। 10 मिनट बाद आई लव यू लिख दिया, उससे थोड़ा बचिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी। थोड़ी सी सांसारिक दुनिया है, क्या आप उसे मिस करती हैं? एक समय था यही कथा के लिए मुझे क्रिटिसाइज किया जाता था। तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। ये जो प्रभु का आशीर्वाद है अपनी वाणी के जरिए हम तक पहुंचा रही हैं। हमारे साथ हैं भारत की प्रसिद्ध कथावाचिका, स्पिरिचुअल ओरेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और 2023 की इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती थी कि आप कपशप विद कार्तिक के नए साल के पहले एपिसोड का हिस्सा बनी है। सो बहुत बहुत आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच मुझे इतने स्पेशल एपिसोड में बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब नए साल की बात आती है, न्यू ईयर की बात आती है, रेजोल्यूशंस की बात आती है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते, वो जनवरी के 15 तारीख आते आते भूल जाते हैं। तो ये हम अपने ही थॉट पर, अपने ही कमिटमेंट पर टिके क्यों नहीं रह पाते? क्या लगता है आपको? क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सारी रेजोल्यूशंस ले लेते हैं और ये मैं कथा में भी कहती हूँ कि जब आप कथा में जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपको 10-15 बात अच्छी लगी है और आप सब एक साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप एक हफ्ता करते फिर बंद कर देते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है ह्यूमन नेचर के लिए एक साथ इतने सारे चेंजेस लेना। तो मैं हमेशा कहती हूँ हर कथा से एक ही बात उठाइए, भले 10 बात अच्छी लगे पर उठाइए एक ही बात, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाए। तो रेजोल्यूशन भी यही है कि एक ही लीजिए कि इस साल मान लीजिए मैं एक ही चेंज लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी अपने अंदर, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके। आप 10 ले आते हैं और कर एक भी नहीं पाते। राइट। कबीरदास जी का एक दोहा है, उन्होंने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाही, और मनवा तो चाहूं दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। तो हमारी जो अभी की जो जनरेशन है, स्पेशली अभी के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, हमारा मन एक जगह टिक नहीं पाता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं कहानियां सुनाता हूं तो मुझे कहते हैं हम आपकी कहानियां सुन के, जैसे आपसे सुन के प्रेरित होकर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन जो है वो एक जगह टिक नहीं पाता है। तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है बताने के लिए कि मन को कैसे एकाग्र करें, कैसे अपने चित्त को एक जगह पर रोकें? मेडिटेशन एक परफेक्ट सोल्यूशन है इसका। बट जैसे हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जो पूरा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है और टेक्नोलॉजी आपको हर चीज विद इन सेकेंड्स देती है। तो हमारी हैबिट हो गई है हर चीज विद इन सेकेंड्स लेने की, या बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स की उम्मीद, इच्छाएं रहती है। तो इट विल टेक टाइम। मेडिटेशन या नेचर ऐसे काम नहीं करता। आप बीज लगाइए तो वो अपने ही टाइम पे पेड़ बनेगा या पौधा बनेगा। आप भले ही ज्यादा पानी डाल देंगे तो वो जल्दी नहीं उगाएगा, वो अपना समय लेगा। तो ध्यान भी अपना समय लेता है, आपको टाइम लगता है, आपका ध्यान बार बार भटकेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज ध्यान एकत्रित हो गया तो कल जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा, कल वापस से ध्यान भटक सकता है। तो वो एक प्रैक्टिस और पेशेंस आपको लॉन्ग रन में ऑब्वियसली हेल्प करेगा। राइट। मुझे किसी ने कहा कि अगर एक बुक रखी और मोबाइल रखा हो तो 10 मिनट में कोशिश करूंगा किताब पढ़ने की, चाहे कोई भी बुक हो, लेकिन फिर मेरा मन जो है मोबाइल की तरफ चला जाएगा। तो मोबाइल, आप मानती हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है आज की दुनिया में, या आपको लगता है कि मोबाइल से सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, अच्छे वीडियोस देख करके? बिल्कुल किया जा सकता है। हर चीज के दो पहलू है। आप क्या ग्रहण करते हैं, वो जैसे आप कहते हैं ना मौसम्बी का जूस पीने जाते, तो एक तरफ से जूस है, एक तरफ से कचरा है। अब आप क्या ग्रहण करेंगे ये आपके ऊपर है। आपको मिलने को एक अच्छी चीज मिल सकती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और एक है जो कचरे के रूप में बाहर आ रही है। तो वो भी सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी भी यही है कि दो तरफ है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। आप या तो अच्छी चीज लीजिए, या जो कचरा है जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं वो लीजिए। आपके ऊपर, दैट्स योर चॉइस। राइट। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि 6 साल की उम्र में ही आपने कथा जो है सुनाना शुरू कर दिया था, कथावाचिका आप बन गई थी। इतनी यंग एज में क्या आपको समझ आ चुकी थी कि मुझे क्या करना है, और कैसे ये सब शुरुआत हुई? थोड़ा अगर आप पुरानी बातों को ताजा करें। जी, मैंने कथा 6 साल से नहीं की थी, तब मैंने शुरुआत भजनों से की थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था ये। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी, कहते हैं ना, लिखी हुई आई है, डेस्टिन्ड है। मुझे अच्छा लगा जब मैंने शुरुआत करी, या मतलब कीर्तनों में जाना, या आपके जो इन्वायरमेंट हमेशा से घर में स्पिरिचुअल रिलीजियस रहा, भजनों से रहा। हनुमान चालीसा हम रोज करते थे, मुझे भगवान की कहानियां बताई जाती थी। तो एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा मेरे मन में थी भगवान को लेकर। तो शायद बस मेरे पेरेंट्स ने उस जिज्ञासा को हमेशा वो आग देते रहे, आंसर करते रहे, सपोर्ट करते रहे, जिसका रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ हूँ। तो कथा मैंने शुरू की थी, मुझे लगता है 13 साल के आसपास की थी, तब मैंने पहली कथा करी थी। उससे पहले मैं भजनों की शुरुआत मैंने की, फिर मैंने थोड़ा अध्ययन किया कथा से पहले, और 18 साल की थी तब मैंने श्रीमद् भागवत पहली बार करी। अरे वाह, जी, क्या बात
मैं श्रीमद् भगवत गीता जो है रोजाना उसका पाठ करता हूँ, 10 श्लोक मैं रोज पढ़ता हूँ, तो 700 श्लोक हैं, 70 दिन में एक बार हो जाते हैं, तो 5 आवृत्ति मेरी हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं पढ़ने के लिए अगली बार जाता हूँ, मैं 6ठी आवृत्ति शुरू कर रहा हूँ, तो हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें कुछ ना कुछ नए जो है आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, बहुत कुछ नया है दुनिया में सीखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शास्त्र पढ़ना आपकी, अगर आप वाणी में बताएं, क्यों आवश्यक है आज के युवाओं को भी और हर पीढ़ी के, अगर हम लोगों की बात करें? क्योंकि उसमें सब कुछ है। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि शुरुआत में मेरे भी बहुत क्वेश्चंस होते थे, स्पेशली जब मैंने मोटिवेशनल सेशंस शुरू किए थे, तो मैं दूसरे तरह की मोटिवेशनल किताबें हैं वो भी पढ़ती थी। और उससे पहले क्योंकि मैंने कुछ शास्त्र पढ़ लिए थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो जो किताबें मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, ये सब कुछ तो लिखा है और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है या और डेप्थ में लिखा है। तो उस दिन मुझे पता चला कि खजाना तो आपके ही पास है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन पूरा खजाना आपके पास पड़ा है। तो पहले अपने शास्त्रों को पढ़िए, फिर डेफिनेटली आप बाकी चीजें पढ़िए और आपको समझ आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पहले ही आपके शास्त्रों में बता दिया गया है। और धर्म, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि धर्म पूजा पाठ नहीं है। आपके स्क्रिप्चर्स आपको पूजा पाठ कैसे करना है वो ज्यादातर नहीं बताते, जीवन कैसे जीना है समझाते हैं। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। आज के जो युवा हैं उनके बारे में थोड़ी मैं बात करता हूँ कि वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो बोलना पसंद करते हैं, अपनी बात कहते हैं, निकल लेते हैं। तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो आता चला जाता है। पेरेंट्स को कहते हैं मैं हमें सब पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इसको आप कैसे समझते हैं कि फिल हो सकता है? ये तो देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग में, जैसे आपने बात की, श्रीमद् भागवत एक पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता। हाँ। तो भागवत में जब भागवत की शुरुआत हुई थी, तो जो पूरा टॉपिक आता है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने इतने शास्त्र वेद लिख दिए पर शांति नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बच गया है, कलयुग वाले ये सब होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो नारद जी ने कहा था कि इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक जो लिखा उसमें ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व दिया और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में नहीं होंगे। तो ये एक्चुअली एक टॉपिक है, सुनना बंद हो जाएगा कलयुग में कि लोग ज्ञान नहीं लेना चाहते। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो 4 और बताएगा कि भाई हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। तो ये खत्म हो रहा है। तो ये तो लिखा ही गया है कि ऐसा होगा, पर इसीलिए कोशिश की गई है श्रीमद् भागवत को कहानियों से समझाने की, कि आप उनको कुछ कहानियां इंटरेस्टिंग बनाइए। तो पेरेंट्स से भी यही कोशिश रहती है कि आप बच्चों को, अब वो समय गया कि आप ये बोल सके कि ये नहीं करना और वो मान जाएगा, उसको एक लॉजिकल रीजन चाहिए कि क्यों नहीं करना, मुझे बताओ। और कई बार वो नहीं होता पेरेंट्स के पास, कि कई पेरेंट्स ही खुद है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो बच्चे जब अपनी जिज्ञासा लेकर भी आते हैं तो आपके पास वो आंसर नहीं है, तो अब बच्चे ने सुनना बंद कर दिया कि मुझे लॉजिकल आंसर तो मिल नहीं रहा, बस मुझे बताया जा रहा है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो उसने सुनना बंद कर दिया है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है आज का यूथ जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है चीजें, पर उसको मिल नहीं रहा जवाब, तो अब उसने शायद वो दरवाजा बंद कर दिया है। तो कोशिश करिए रीजनिंग देकर वो दरवाजा जिज्ञासा का फिर खोलिए। राइट। और आप जो है वो कोशिश कर रही हैं, आप अपने इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा रही हैं जो पहुंचनी चाहिए थी। जैसा आपने बोला कि उसमें एक एंगल उसका होना चाहिए, इंटरेस्ट का होना चाहिए, कहानियों का होना चाहिए, उसके जरिए हम ज्ञान को भी पहुंचा सकते हैं। एक टर्म बड़ी सुनने को मिलती है आजकल, बड़े सारे एक तो स्पीकर्स हैं और वो सारे के सारे एक टर्म यूज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, जिसे अध्यात्म कहा जाता है। आपके शब्दों में अगर आप बताएं, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आप शुरुआती दौर से उसको प्रैक्टिस करने के बारे में सोचें, और मैं ये हर जगह कहती हूँ कि अगर एक डॉक्टर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, उनका इंटेंशन, पहला इंटेंशन है कि मुझे जो मेरे मरीज है उनका ध्यान अच्छे से रखना है, ये डॉक्टर स्पिरिचुअल है। ये अगर एक टीचर जिनका इंटेंशन है मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, पहला इंटेंशन ही ये है कि मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, आगे की जो पीढ़ी आ रही है वो शिक्षित होनी चाहिए, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ये टीचर स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी इज कि पहला आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आपका इंटेंशन एक हायर वर्जन है कि आप अपने बारे में नहीं, पहले ये सोच रहे हैं कि मेरे काम से बाकियों को कैसे फायदा होगा। तो आपका पहला इंटेंशन ही दूसरों का भला है। डेफिनेटली दूसरा इंटेंशन आपका भला हो जाएगा, चिंता मत करिए। ये कहते हैं ना कि अच्छे काम का फल वाली चीज है कि वो आएगा ही, ऐसा करोगे तो ये होगा ही। तो अगर आप किसी और का भला सोच रहे हैं, आपका भला होगा ही। तो बस इतनी दो सोच भी अगर आपने, आप ईमानदार है और आपका इंटेंशन अच्छा है, आप स्पिरिचुअल है। राइट। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि ऑन टाइम होना बहुत जरूरी है। आजकल ये भी देखा जाता है कि लोग जो है थोड़ा सा टाइम को कैजुअल लेने लगे हैं, और सबके पास में एक लाइन हो गई कि आई एम सो बिजी, मैं बिजी था तो मैं याद नहीं कर पाया। मुझे लगता है एक तो समस्या ये भी है शायद कि हमें ऐसा लगता है कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों याद करूँ।
तो ये जो हमारा अहंकार है भी काफी बड़ा हो गया। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ऑन टाइम के बारे में अगर आप पहले थोड़ा बताना चाहें कि ऑन टाइम रहना क्यों जरूरी है जीवन में। क्योंकि मुझे मेरे पापा ने बचपन से एक चीज सिखाई थी कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। ये घूम के नहीं आता। बाकी सब चीज घूम के आ सकती है पर ये समय कभी घूम के नहीं आता। मैंने कल ही एक्चुअली शायद अपने पेज पे पोस्ट किया था, मैं रास्ते से कहीं जा रही थी और मुझे कहीं पर मेला दिखा था और मैंने कहा था कोई मुझे मेरा बचपन लौटा दो। पर मुझे पता है कि वो कभी नहीं हो सकता, कि वो समय आपका कभी वापस नहीं आएगा। तो जरूरी है कि आप उस समय को बर्बाद मत करिए। सबसे जरूरी है कि आप समय पर जो जरूरी है उस काम को करिए और तब आप देखिए वो काम आपको डबल इफेक्ट्स घुमा कर देगा। लेकिन अगर आप समय को, जैसा मैंने कहा, बर्बाद करते हैं तो आगे जाके समय भी अपना बदला आपसे लेगा कि तुमने मुझे बर्बाद किया था, अब तुम्हें जरूरत है मेरी तो मैं नहीं आऊंगा। राइट। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज की दुनिया में क्या लगता है आपको, रिश्ते कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? पेशेंस, आई थिंक पेशेंस और सुनने की कैपेसिटी नहीं है। दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कैपेसिटी नहीं है। जैसा आपने अभी अहंकार की बात कही कि मैं, मेरा सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है। और कहीं ना कहीं हम सेल्फ लव तो सीख रहे हैं पर सेल्फ लव को जब आप एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं तो वो सेल्फिश हो जाता है। वो नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि मेरा मेंटल पीस अच्छे से रहे, मैं मेंटली स्टेबल रहूं, ये अच्छी बात है। पर मैं इतनी ज्यादा अपने आप में पागल हो जाऊं कि मैं दूसरे के मेंटल पीस को खराब कर दूं, ये सेल्फ लव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम मेरे ऑब्सेशन में बहुत ज्यादा चले गए, इस वजह से वो रिश्ता टिक नहीं रहा। तो आपको जरूरत है पहला तो पेशेंस, और पेशेंस स्टार्टिंग से कि जल्दी से किसी रिश्ते में जाइए भी मत जब तक आप पूरे श्योर नहीं है। अभी हम अच्छाई देखकर आपको लगता है सब सही है चलो रिश्ता बन जाता है या शादी भी हो जाती है। देन जब आप एक साथ रहने लगते हैं, आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, फिर आप कहते हैं अरे नहीं ये साइड तो अलग ही है। कि कई बार आप देखेंगे कि शायद कुछ समय बाद आपको पता चला तो ये साइड आप पहले देख लेते। और जरूरी नहीं है कि आपको ये साइड अपने अकॉर्डिंग ही देखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहा है ये भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है। आप ये मत सोचिए मेरे साथ तो अच्छा है, वो अभी है। अगर वो दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, कुछ समय बाद वो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो उस बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए और सोच समझ के फैसला लीजिए। तो वो जो आपने हाय लिखा उसके बाद 10 मिनट बाद आई लव यू लिख दिया, उससे थोड़ा बचिए। कहने का सार ये है कि थोड़ा सा आप समय दीजिए रिश्तों को, तब शायद वो और मजबूत होंगे क्योंकि नींव मजबूत हो जाएगी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स अगर मान लीजिए कोई स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आना चाहता है, उसे लगता है कि मुझे भी अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल जाइए और शुरुआत पढ़ने से करिए या शुरुआत अच्छे इंटेंशन से करिए। कि जैसा मैंने कहा कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भूल जाइए, इस पूरे टॉपिक को भूल जाइए। मुझे मतलब ही नहीं है लोग क्या कहेंगे। अपने हर काम में ये सोचिए वो क्या कहेगा। बस इतना अगर आप ये शुरुआत भी करेंगे ना, आप खुद देखेंगे आपके जो काम है, आपके जो आइडियाज है वो कितने अलग लेवल पे जाने लगे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप भगवान को सोच के कोई काम करें, आप जल्दी से गलत काम तो नहीं करेंगे, आप अपने आप ही डर जाएंगे कि यहाँ हिसाब होना हो वहां होगा। तो बस एक बार शुरुआत इससे ही करिए कि वो क्या सोचेगा मेरे हर काम में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसको अच्छा लगेगा, काम करो। कोई और मना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। ये क्रिटिसिज्म आगे जाके अप्रिसिएशन बन जाएगा अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं। और दूसरा, जरूर जाइए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी जिंदगी के जितने प्रॉब्लम्स है, जितने इश्यूज है, जितने ऑब्स्टिकल्स है, उन सब का एक ही सोल्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप उस तरफ जाते हैं तो सारे जो शंकाएं हैं, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। एक चीज और मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि आपने जब अपनी पहली कथा की थी, घर वालों का कितना सपोर्ट रहा था? क्योंकि घर वालों के सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई हम अचीव कर पाते हैं। अपनी कहानियों में कहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ को, जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मुझे लगता है कि 3 तत्व सक्सेस के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आप अपने परिवार के अगर सहयोग की बात करें और पहली कथा की जो आपकी मेमोरी है, तो आपने पहली कथा सुनाई थी कि आप नर्वस थी। जैसे मुझे याद है मैं पहली बार स्टेज पे गया था, थोड़ा सा मैं कांप रहा था। अब हालांकि कितने भी हज़ार लोगों तो वो नहीं होती कपकपाट, लेकिन उस वक्त मुझे एक नर्वसनेस थी, शिवरिंग हो रही थी। आपका क्या एक्सपीरियंस था पहली बार जब आप मंच पे गई और आपने कथा सुनाना शुरू की? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी। अच्छा। मतलब ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि गॉड्स ग्रेस, मुझे ये चीज मिली है ऊपर से कि मुझे डर नहीं लगता लोगों से। बहुत बढ़िया। मुझे कभी बचपन से डर नहीं लगा। मैंने बचपन से ऐसे ऐसे काम किए। मुझे याद है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में एक बार सरस्वती पूजा हो रही थी और कोई वहां के बहुत बड़े मिनिस्टर आए थे।
माला पहनाने के लिए। और मैं बहुत ही छोटी थी, आई थिंक जब बच्चे बोलते हैं पर इतना भी कोई, और मैं ऐसे तैयार होकर बैठी हूँ। और मुझे बचपन से, जैसे मैंने कहा, कहानियां सुनाई जाती थी और ये बताया जाता था सरस्वती जी स्टूडेंट्स की देवी है, बच्चों की देवी है। और वो माला पहनाने लग रही है और पता नहीं अचानक से मैंने बोला कि ये आपका काम नहीं है, ये स्टूडेंट्स का काम है। और ये आई स्टिल हैव दैट पिक्चर कि वो फिर मुझे गोद में उठा रहे हैं और मैंने माला पहनाई है। लेकिन सिर्फ उस बात की वजह से कि मुझे उस वक्त डर नहीं लगा कि वो मिनिस्टर है या वो कोई भी है, तो शायद ये चीज मेरे अंदर कभी नहीं। पर हाँ, मुझे ये याद है और मुझे बहुत हंसी आती है आज ये बात जान के कि मैं तैयार हो रही थी और उससे पहले शायद मुझे रेस्टरूम यूज करना था और तब तक बाहर ऑडियंस आके बैठ रही थी धीरे धीरे। और आपको पता नहीं, क्योंकि आपने कथा अभी तक की नहीं है, कि लोग आपसे क्या उम्मीद रखते, कथाकार से क्या उम्मीद रखते। और 13 साल की बच्ची को ऐसे भी कुछ समझ नहीं होती। तो मैं जैसे जा रही थी और मुझे याद है कि मैं एक बच्चे की तरह खेलते हुए जा रही हूँ और फिर मुझे पीछे से लोगों के हंसने की आवाज आ रही कि तो बहुत छोटी है, ये क्या करेगी कथा। और मुझे आज याद आता है कि मैंने उसको इंटरेस्ट के साथ किया था कि मेरे लिए तो खेल है, मुझे तो भगवान की बात अच्छी लगती है, मुझे क्यों डरना है, मैं थोड़ी किसी और के लिए कर रही हूँ, मुझे तो ये बात अच्छी लग रही है और मैंने कर दी। आज मैं देखती हूँ कि वो बचपना कहीं ना कहीं जरूर खत्म हो गया है कि आप सोचते हैं कि नहीं ये बात कह सकते हैं या ये बात हो सकता है कंट्रोवर्सी, पर बचपने में मुझे ऐसा लगता है वो सबसे बेस्ट टाइम था कि मैंने जो भी किया था खेल में किया था। और जो कृष्ण की बहुत बड़ी सीख है कि लीला इसीलिए कही जाती है, प्ले है। उन्होंने पूरी जिंदगी खेल की तरह, वो युद्ध भी खेल की तरह जिए और बंसी भी खेल की तरह बजाए उन्होंने। राइट। बचपन तो बहुत प्यारा था कि हम कंकड़ पत्थर लाते थे, ऐसा लगता था हीरे लेके आ गए। तो आपने वो याद जो है अपनी ताजा कर ली। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस लाइफ में रह करके जो अब आप लाइफ जी रही हैं, कथावाचिका आप बन चुकी हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर हैं, क्या आप उस लाइफ को मिस करती हैं कि मान लीजिए अगर आप ये नहीं बनी होती तो आप कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती, किसी सरकारी नौकरी में होती, किसी बड़े पद पर होती, क्या आप वो जो दुनिया है, जो थोड़ी सी सांसारिक दुनिया है, क्या आप उसे मिस करती हैं? अपने फ्रेंड्स को देखती होंगी स्कूल टाइम के कि भाई ये तो वहां पर है, ये वहां पर है, ऐसा कभी थॉट आता है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आई डोंट थिंक सो। अब ऐसा लगता है कि मुझे वैसे कोई भी फील्ड में जाना था, मेरा फील्ड यही था जहां पर मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि फील्ड कोई और होता, पर काम यही चीज घूम फिर के आते जहां मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, बातें बताना अच्छा लगता है। और एक मुझे हमेशा से था कि मुझे लोगों के अंदर कोई चेंज लाना है, चाहे वो छोटी सी बात से हो। तो शायद मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं इसी किसी फील्ड में होती। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा आपने कहा सांसारिक, मैं भी एक सांसारिक जीवन ही जीती हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक बहुत सिंपल लड़की हूँ जिसके दोस्त हैं, जो दोस्तों के साथ भी समय बिताती है, फैमिली है, सब कुछ, और आगे जाके अपनी फैमिली भी होगी। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हैं कि जो एक प्राइवेट लाइफ होती है जिसको मैं ओपनली जी सकूं, वो मैं जरूर मिस करती हूँ कि मैं ओपनली अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं जी सकती, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई है जो मुझे देख रहा है या हो सकता है वो जजमेंट भी पास करे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो वो मेरे लिए थोड़ा के रास्ते में खड़े हो के आप पुचका या गोलगप्पे खा लो, ये मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये जरूर मैं मिस करती हूँ। राइट। अभी आपने एक टर्म यूज की, जजमेंटल हो जाती है सोसाइटी, और हमारे यहाँ पर तो बहुत दिक्कत है कि हमें अपने अलावा बाकी सबको जज करना है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मुझे सिर्फ दूसरों पर जो है जजमेंट जो है पास करना है। तो ये जो हम दूसरों के मामले में जज बन जाते हैं और अपने मामले में सबसे अच्छे वकील बन जाते हैं, इस पर आपका क्या मानना है? इस पर मैं कहूंगी कि आप ये दोहा अपनी जिंदगी में उतारिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये इंसान, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना ये दोहा उतारता भी है अपनी लाइफ में, पर जब उसको समझ में आता है कि मुझसे बुरा ना कोई, उसको लगता है बड़ी बड़ी मेहनत का काम है ये तो भाई, अपनी बुराइयां निकालना क्या करे, तो आसान काम क्या हो सकता है, दूसरे की बुराई निकालो। या आप, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए कोई उन्हीं के साथ का है जो उनसे आगे जा चुका है, तो उसको लगता है भाई अब यहाँ जाना तो बड़ी मेहनत का काम है, तो क्या करे, तो बोले उसको ही नीचे लाते हैं। तो ये एक इंटेंशन हो गया है हर वक्त लोगों का कि आप मीन मेक निकालिए। और मैं कहती हूँ कि आप ध्यान मत दीजिए ऐसी बातों में कि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। जब वो उनको ही नहीं छोड़ा, उनके ही लोग कमियां निकाल रहे हैं कि कृष्ण ने ये किया या राम ने ये किया, तो हम और आप तो बहुत ही मामूली है, वो करेंगे ही। पर हमारा काम है इग्नोर करना। जैसा मैंने कहा कि कोई भी काम करो ये सोच के करो उसको कैसा लगेगा। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे शुरुआती दौर में कि आप मुझे जिस कथा के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, एक समय था यही कथा के लिए मुझे क्रिटिसाइज किया जाता था
कि ये तो बड़ी सिंपल तरीके से बात है, ये तो कोई भी बोल लेगा, ये ऐसे कोई कथा करता है क्या। और आज मेरी तारीफ यही है कि तो बड़ी सिंपल तरीके से बात करते हैं, कि तो कोई भी समझ लेता है, कितनी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है आप अपना काम करिए, आपका क्रिटिसिज्म ही आपका अप्रिसिएशन बनेगा। क्या बात है। और आपसे बातचीत करके, आपके बारे में थोड़ा और समझ के, वैसे तो हमने वीडियोस में आपको सुना देखा, लेकिन आज साक्षात मिलकर के मैं समझ पाया कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, इनकी अपनी मंजिल, इनकी अपनी दौड़, तो ये अपने उस रास्ते पर है और आगे चल रही हैं। जाते आते आपके साथ में एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। क्विकली मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। पहला स्कूल कौन सा था आपका? महेश्वरी गर्ल्स स्कूल। एजुकेशन आपकी कहाँ तक हुई है? ग्रेजुएशन बीकॉम। वेरी नाइस। पहली कथा आपने कहा कौन से शहर में सुनाई? कोलकाता, श्याम बाबा के मंदिर। क्या बात है। चाइल्डहुड में क्या ड्रीम था, क्या बनना चाहती थी आप? मुझे पता ही नहीं, क्योंकि 6 साल की उम्र, मुझे लगता है 5-6 साल के बाद आप सोचना शुरू करते हैं, और मैं जब तक सोच पाती मैं ऑलरेडी बन चुकी थी, तो मुझे मौका ही नहीं मिला सोचने का। राइट, वो लिखा हुआ था पहले से। फेवरेट सॉन्ग नहीं पूछूंगा, फेवरेट भजन पूछूंगा। कौन सा भजन आपका ही गाया हुआ या कोई और किसी और का गाया हुआ? हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। अरे वाह। कोई फैन मोमेंट जो आपको याद आता है कि वो एक लम्हा होता है ना, आपको लगता है कि ये तो बड़ा स्पेशल सा किसी फैन ने मेरे लिए, किसी भी प्रशंसक ने आपके लिए किया हो? मुझे ऐसा लगता है कि आए दिन मैं अभी, मुझे लगता है रिसेंटली हरदा में कार्यक्रम करने गई थी, और ये फैन मोमेंट कहिए या एक हक मोमेंट कहिए कि बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन बीच में एक एकदम मिडिल एज दादी जी कहेंगे, और वो गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई, जैसे मान लीजिए कोई जाट नहीं है, और बोले मैं तो नहीं जाने दूंगी जब तक एक फोटो नहीं हो जाती। और हमें लग रहा है कि उनका प्यार भी है, पर कितना हक है कि वो गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। तो ये एक बहुत अजीब था। बाकी तो ऐसे कई लोग ने टैटूज बनाए हैं, तो ये भी एक होता है कि आप इतना कैसे किसी से प्यार कर सकते हैं। क्या बात है। लास्ट कॉल कैसे किया था आपने यहाँ आने से पहले? जय माता दी मम्मी। आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन जहां आप घूमने जाना चाहती हैं, अभी तक नहीं गई हैं, इंडिया में अगर मैं बात करूं? मैं घूमने तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे केदारनाथ जाने की बहुत अरे वाह, इच्छा है जी। अरे वाह, अभी तक मैं नहीं गई हूँ। और आखिरी में जाते आते आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मुझे ऐसा लगता है आज तक मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, पर मेरे पेरेंट्स ही मेरे इंस्पिरेशन अभी तक है, क्योंकि इस उम्र तक अभी तक उन्होंने अपनी मेहनत, अपना बदलाव नहीं बदला है। यानी वो हर चीज में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खुद ही करते रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर भी, मेरे को लेकर तो करते ही है। तो मुझे लगता है वो जब अभी तक नहीं थके, तो मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं थक गई हूँ या अब मुझे रुकना है, तो मुझे तो रुकना ही नहीं चाहिए। राइट। मैं जब सुबह स्टूडियो आता हूँ 7 बजे मेरा शो होता है, तो मुझे कई बार नींद नहीं खुलना होती है, मन नहीं हो रहा होता कि जगना नहीं है, लेकिन फिर मुझे मेरे फादर याद आते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह निकल जाते हैं, उनकी ट्रेन होती है, जब वो गवर्नमेंट जॉब में अभी, तो वो 6 बजे ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो जब मैं 5:30 का अलार्म बज रहा होता है, तो मैं सोच रहा हूँ तो स्टेशन पहुंच गए होंगे, तो मेरा माइंड अपने आप कहता है बेटा आप तो जगी जाओ। तो पेरेंट्स से बड़ी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आई, बहुत सारी बातें हुई, एंड आई रियली होप कि इस इंटरव्यू से जो देखने वाले हैं उनका नया साल और नया हो जाएगा। जाते आते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, इनके जैसा। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माई एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।